दिल थाम के बैठिए क्योंकि मिडिल ईस्ट के आसमान से इस वक्त जो खबर आ रही है वो दुनिया को दहलाने वाली है। क्या तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल बज चुका है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच सीधे युद्ध की शुरुआत हो गई है? अभी अभी दुनिया के सबसे बड़े वॉर जोन होर्मुज से एक ऐसी सनसनीखेज खबर आई है जिसने पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक हड़कंप मचा दिया है। आसमान में उड़ता हुआ अमेरिका का सबसे खतरनाक शिकारी बोइंग AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, जिसे उड़ता हुआ किला कहा जाता है, वो अचानक आग का गोला बनकर सीधे समंदर में समा गया है। सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक सिर्फ एक ही दावा गूंज रहा है, ईरान ने अमेरिका पर सीधा हमला कर दिया है। ईरान ने अमेरिकी अपाचे को मार गिराया है। खाड़ी देश बारूद के उस ढेर पर बैठ चुके हैं जहां बस एक चिंगारी और पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। लेकिन क्या वाकई जंग शुरू हो चुकी है या फिर इस भयानक खबर के पीछे की हकीकत कुछ और है? कल यानी 8 जून 2026 की इस घटना ने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी थी। लेकिन इस तनाव के बीच सबसे पहली और सबसे राहत की खबर खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई है। न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने जब ट्रंप को घेरा तो उन्होंने साफ किया कि हादसे में कोई मौत नहीं हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप का बयान सुनिए। दोनों पायलट्स पूरी तरह सुरक्षित हैं, उन्हें मामूली चोटें आई है और बहुत जल्द इस घटना की पूरी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। अगर ये सिर्फ एक क्रैश था तो पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल क्यों बन गया? इसका जवाब छिपा है इस हफ्ते की टाइमलाइन। ये क्रैश कोई मामूली वक्त पर नहीं हुआ है। इसी सोमवार को ईरान और इजराइल के बीच भयानक गोलाबारी हुई है। इस साल 28 फरवरी से अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के ठिकानों पर बमबारी कर रहे थे। अप्रैल में बड़ी मुश्किल से एक सीज फायर यानी कि युद्ध विराम हुआ था, लेकिन सोमवार की गोलाबारी ने उस शांति के समझौते को फाड़कर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। ऐसे माहौल में जहां ईरान की मिसाइलें तैनात हो और अमेरिकी नेवी अपनी उंगलियां ट्रिगर पर रखे बैठी हो, वहां अगर अमेरिका का सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर गिर जाता है तो अफवाहों का बाजार गर्म होना लाजमी था। सोशल मीडिया पर दावों की बाढ़ आ गई है कि ईरान के खरदाद एयर डिफेंस सिस्टम ने इस अपाचे को मार गिराया। आइए आपको बताते हैं कि ये पूरी जंग आखिर है किस जमीन और किस पानी के लिए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ये ओमान और ईरान के बीच का वो रास्ता है जिसे दुनिया की ऑयल लाइफलाइन कहा जाता है। पूरी दुनिया में जितना भी कच्चा तेल जहाजों से आता है उसका 20% अकेले इसी संकरे रास्ते से गुजरता है। अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर्स यहाँ सिर्फ घूमने नहीं जाते, उनका काम होता है उन बड़े बड़े तेल के जहाजों यानी कि ऑयल टैंकर्स को सुरक्षा देना जिन पर ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की स्पीड बोट्स और सुसाइड ड्रोन घात लगाकर बैठे होते हैं। पिछले कुछ महीनों में इन्हीं अपाचे हेलीकॉप्टर्स ने ईरान की कई ड्रोन्स को हवा में ही भस्म किया है। यही वजह है कि ईरान और इस हेलीकॉप्टर की दुश्मनी बहुत पुरानी, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि हमें सोशल मीडिया की अफवाहों से बचना होगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड, सेंटकॉम और पेंटागन ने अभी तक इसे शत्रुतापूर्ण कार्रवाई यानी कि ईरान का हमला नहीं माना है। सैन्य एक्सपर्ट्स का मानना है कि समंदर के ऊपर उड़ते समय खारे पानी की वजह से इंजन में खराबी आना या किसी बड़े पक्षी का इंजन में फंस जाना यानी कि बर्ड हिट भी इतने बड़े क्रैश की वजह बन सकता है। और सबसे बड़ी बात, ईरान की सरकारी मीडिया ने भी इस पर अपनी पीठ नहीं थपथपाई है। वो भी इस खबर को सिर्फ विदेशी मीडिया के हवाले से ही दिखा रहे हैं। यानी सस्पेंस अभी भी गहरा है कि ईरान की मिसाइल थी या फिर ये अपाचे की कोई अपनी तकनीकी चूक हुई थी। पायलट्स बच गए हैं, लेकिन इस घटना ने दुनिया को ये एहसास करा दिया है कि हम विनाश के कितने करीब खड़े हैं। आज ब्लैक बॉक्स की जांच चल रही है और पूरी दुनिया की नजरें पेंटागन की उस अंतिम रिपोर्ट पर टिकी है जो कुछ ही घंटों में आने वाली है। अब जरा सोचिए, अगर उस रिपोर्ट में ये साफ हो गया कि ये सिर्फ एक हादसा था तो दुनिया राहत की सांस लेगी। लेकिन अगर कल सुबह पेंटागन ने ऐलान कर दिया कि अपाचे पर ईरान की मिसाइल का निशान मिला था तो क्या होगा? क्या अमेरिका ईरान पर सीधा हमला बोल देगा? क्या खाड़ी देशों से आने वाला तेल बंद हो जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो आपके शहर में पेट्रोल डीजल के दाम और आपकी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? जैसे ही पेंटागन की वो सीक्रेट रिपोर्ट सामने आएगी, सबसे पहले वो सच हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर मिसाइलों ने रात का सन्नाटा चीर दिया है, लेकिन इस बार कहानी सिर्फ मिसाइल हमले की नहीं है। कहानी उस हथियार की है जिसे ईरान अपनी सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों में गिनता है। एक ऐसी मिसाइल जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो आवाज़ की रफ्तार से 9 गुना तेज गति से अपने लक्ष्य की ओर गिरती है। रविवार रात ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने उत्तरी इजराइल की तरफ कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी।
ये अप्रैल 2024 के युद्ध विराम के बाद इजराइल पर ईरान का पहला सीधा मिसाइल हमला माना जा रहा है। ईरान ने साफ कहा कि ये हमला लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाके में इजरायली एयर स्ट्राइक के जवाब में किया गया है, जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया था। रात करीब 10 बजे इजराइल के कई इलाकों में सायरन बजने लगे। लोगों को बंकरों की ओर जाने के निर्देश दिए गए। कुछ ही मिनटों में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गया और आसमान में इंटरसेप्टर मिसाइलें दिखाई देने लगी। इजराइल का दावा है कि उसने अधिकांश और संभवतः सभी मिसाइलों को रास्ते में ही रोक लिया, लेकिन इस हमले ने दुनिया का ध्यान एक खास मिसाइल पर खींच लिया है, खैबर शेकन यानी किला तोड़ने वाला। ये मिसाइल ईरान के सबसे आधुनिक हथियारों में गिनी जाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका सॉलिड फ्यूल इंजन। पुरानी मिसाइलों की तरह इसे लॉन्च से पहले घंटों तैयारी की जरूरत नहीं होती। आदेश मिलते ही इसे तेजी से दागा जा सकता है। लेकिन असली चुनौती इसकी रफ्तार नहीं, बल्कि इसकी चाल है। विशेषज्ञों के मुताबिक खैबर शेकन अपने अंतिम चरण में दिशा बदल सकती है, यानी ये सीधी रेखा में नहीं चलती। यही वजह है कि एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसकी सटीक ट्रैकिंग और इंटरसेप्शन मुश्किल हो जाता है। ईरानी मीडिया का दावा है कि लक्ष्य की ओर गिरते समय ये मिसाइल मैक 9 की गति तक पहुंच सकती है, यानी लगभग 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा। इतनी तेज रफ्तार का मतलब है कि दुश्मन के पास प्रतिक्रिया देने के लिए बेहद कम समय बचता है। हालांकि इस बार ईरान ने सिर्फ खैबर शेकन का इस्तेमाल नहीं किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमाद और कद्र एफ जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी गईं। इमाद मिसाइल अपनी लंबी दूरी और बेहतर सटीकता के लिए जानी जाती है, जबकि कद्र एफ को शाहाब श्रृंखला का उन्नत संस्करण माना जाता है। दूसरी तरफ इजराइल ने अपनी सबसे ताकतवर रक्षा प्रणाली एरो 3 को सक्रिय किया। ये सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले ही नष्ट करने के लिए बनाया गया है। फिलहाल इजराइल दावा कर रहा है कि उसने खतरे को टाल दिया, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि असली चिंता इस हमले से नहीं, बल्कि उस संकेत से है जो ईरान ने दिया है। संदेश साफ है कि तेहरान अब सिर्फ अपने सहयोगियों के जरिए नहीं, बल्कि सीधे अपने सबसे आधुनिक हथियारों के साथ जवाब देने को तैयार है। और यही वजह है कि भले ही रविवार रात कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ हो, लेकिन खैबर शेकन की ये दस्तक पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक नई चेतावनी बन चुकी है। सवाल अब इतना नहीं है कि मिसाइलें कितनी तेज हैं, सवाल ये है कि अगली बार अगर इनकी संख्या ज्यादा हुई तो क्या हर मिसाइल को रोका जा सकेगा। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। ईरान के पास ऐसी नई मिसाइल्स आ गई हैं जिसका तोड़ अब शायद इजराइल के पास नहीं है। जी हां दर्शकों, ईरान ने सीज फायर के दौरान अपनी मिसाइल को इतना ताकतवर बना लिया है कि शायद इस वक्त दुनिया में ऐसा कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो इस मिसाइल को पूरी तरह से रोक सके। ईरान की नई खैबर शेकन मिसाइल ने वाकई में इजराइल की मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को बेअसर तो नहीं कर दिया। क्या वाकई दुनिया के सबसे महंगे डिफेंस सिस्टम्स जैसे एरो और थार्ड इस नए खतरे के सामने फेल हो रहे हैं? दर्शकों, मिडिल ईस्ट की जंग अब ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सिर्फ जमीन पर लड़ाई नहीं हो रही, बल्कि आसमान में टेक्नोलॉजी का एक महायुद्ध चल रहा है। कल रात ईरान ने नॉर्थ इजराइल पर एक बहुत बड़ा हमला किया और इस हमले ने पूरी दुनिया के मिलिट्री एक्सपर्ट्स को चौंका दिया, क्योंकि इस हमले में ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक और लेटेस्ट जनरेशन की खैबर शेकन बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि ये मिसाइल इतनी डेंजरस क्यों है और क्यों इसने इजराइल और अमेरिका की नींद उड़ा रखी है। दोस्तों, फास्ट न्यूज एजेंसी की एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने पिछले हमले में सिर्फ एक तरह की मिसाइल नहीं दागी, उन्होंने एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत इमाद, काद्र एफ और अपना सबसे नया हथियार खैबर शेकन मिसाइल का एक कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मिसाइल में ऐसा क्या खास है। सबसे पहली बात है इसकी रेंज। खैबर शेकन की मारक क्षमता 1450 किलोमीटर तक है। इसका सीधा मतलब यह है कि ईरान की जमीन से फायर होने के बाद यह मिसाइल ना सिर्फ पूरे इजराइल को बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकन मिलिट्री बेसिस को भी आसानी से निशाना बना सकती है और यहां तक कि यूरोप के कुछ देशों पर भी हमला कर सकती है। दूसरा बड़ा फैक्टर है इसका सॉलिड फ्यूल प्रोपल्शन।
पुरानी लिक्विड फ्यूल मिसाइल्स को लॉन्च करने से पहले ईंधन भरने में घंटों लगते थे, जिससे सैटेलाइट्स उन्हें आसानी से ट्रैक कर लेते थे। लेकिन सॉलिड फ्यूल की वजह से खैबर शेखान को बहुत कम समय में तुरंत लॉन्च किया जा सकता है और इसके लॉन्चर्स इतने मोबाइल हैं कि इन्हें नॉर्मल कमर्शियल ट्रक्स में भी छुपाया जा सकता है, यानी शूट एंड स्कूट, आओ फायर करो और गायब हो जाओ। यानी दर्शकों, ईरान में चल रहे एक ट्रक से भी इसको दागा जा सकता है। लेकिन जो सबसे डरावनी बात है वो है इसकी स्पीड और इवेजन कैपेबिलिटी। मिलिट्री सोर्सेज का दावा है कि जब ये मिसाइल अपने टारगेट की तरफ नीचे गिरती है, यानी अपने टर्मिनल फेज में होती है, तो इसकी स्पीड मैच 9 तक पहुंच जाती है। मैच 9 का मतलब है आवाज की रफ्तार से 9 गुना ज्यादा तेज, स्पीड ऑफ साउंड से भी 9 गुना ज्यादा तेज। इजराइल के पास आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो जैसे दुनिया के सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं। अमेरिका ने भी वहां अपना सबसे एडवांस थर्ड सिस्टम डिप्लॉय कर रखा है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि मैच 9 की स्पीड पर आ रही मिसाइल को इंटरसेप्ट करना इन करोड़ों डॉलर के सिस्टम्स के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। सिर्फ स्पीड ही नहीं, इस मिसाइल का वॉरहेड मैन्यूवरेबल है, यानी ये सीधे रास्ते पर नहीं आती, बल्कि आखिरी पलों में अपना रास्ता बदल लेती है, टेढ़े मेढ़े तरीके से आती है। जब कोई मिसाइल हवा में 9 गुना साउंड की स्पीड के साथ जिगजैग करते हुए आएगी, तो डिफेंस सिस्टम के कंप्यूटर्स ये प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाते कि वो गिरेगी कहां। ईरान ने इस हमले में पुरानी इमाद और काद्र एफ मिसाइल्स को शायद इसलिए भेजा था ताकि इजराइल का रडार सिस्टम उनमें उलझ जाए और इसी का फायदा उठाकर लेटेस्ट खैबर शेखान ने अपने टारगेट्स को हिट कर दिया। तो क्या मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस पूरी तरह से बदल चुका है? क्या वाकई टेक्नोलॉजी की इस रेस में ईरान का पलड़ा भारी हो गया है? इसका जवाब तो आने वाला वक्त दे देगा, लेकिन एक बात साफ है कि खैबर शेखान ने इस जंग के रूल्स को हमेशा के लिए बदल दिया है। आप इस नई मिसाइल थ्रेट के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशल। इस वक्त की बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से आ रही है, जहां उत्तरी इराक का आसमान कल रात धमाकों से गूंज उठा। खबर है कि इराक के एरबिल क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ड्रोन झुंड यानी एक साथ कई सुसाइड ड्रोन्स ने हमला किया है। जी हां, आसमान में उड़ते हुए ड्रोन एक के बाद एक होते धमाके और एक्टिव होता एयर डिफेंस सिस्टम। कल रात कुर्दिस्तान के सुरान और खालिफान इलाकों से जो तस्वीरें और खबरें सामने आई है, उसने पेंटागन से लेकर बगदाद तक खलबली मचा दी है कि अमेरिका के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सैन्य अड्डों में से एक पर ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कल रात यानी कि 8 जून को हुआ क्या। उत्तरी इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में एरबिल के पूर्व और उत्तर पूर्व में 2 इलाके हैं, सोरान और खालिफान। इन इलाकों के ठीक पास अमेरिकी और इंटरनेशनल गठबंधन सेनाओं के ठिकाने। कल रात अचानक सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल होने शुरू होते हैं। इन वीडियो में साफ दिख रहा है कि रात के घने अंधेरे में आसमान में कुछ उड़ती हुई चीजें दिखाई देती है और फिर अचानक आसमान रोशनी से नहा जाता है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी सेना का एयर डिफेंस सिस्टम था जो इन आने वाले आत्मघाती ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराने के लिए एक्टिव हुआ था। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। लेकिन यहाँ पर 2 सबसे बड़े और जरूरी सवाल खड़े होते हैं। पहला, क्या ये हमला वाकई कामयाब रहा? और दूसरा, क्या अमेरिका को कोई बड़ा नुकसान हुआ है या नहीं? सच ये है कि इस वक्त अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन, अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम या खुद इराक सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। किसी भी सैनिक के मारे जाने या घायल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो चल रहे हैं उनमें से कुछ वीडियो पुराने भी हो सकते हैं या फिर वो अमेरिकी एयर डिफेंस द्वारा ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट किए जाने के विजुअल्स हो सकते हैं। यानी ड्रोन्स भेजे जरूर गए थे, लेकिन वो अपने टारगेट को तबाह करने में कामयाब रहे या नहीं, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। अब बात करते हैं कि आखिर इराक के इस शांत दिखते इलाके में अचानक ये बारूद किसने सुलगाया। अगर आप मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को समझते हैं तो आपको पता होगा कि उत्तरी इराक का यह हिस्सा बेहद संवेदनशील है। पिछले कुछ महीनों में यहाँ अमेरिकी सेना पर हमलों की बाढ़ आ गई है।
सुरक्षा एजेंसियों का सीधा शक ईरान समर्थित मिलिशिया और स्थानीय चरमपंथी गुटों पर जा रहा है। ये वो संगठन है जो लंबे समय से इराक से अमेरिकी सेना को पूरी तरह बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। जब भी क्षेत्र में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता है, ये मिलिशिया ग्रुप सस्ते लेकिन बेहद खतरनाक ड्रोन्स का इस्तेमाल करके अमेरिकी ठिकानों को सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं। कल रात का हमला भी इसी बड़ी जंग का हिस्सा माना जा रहा है। फिलहाल एरबिल और उसके आसपास के इलाकों में अलर्ट हाई है। अमेरिकी सेना अपनी खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर इस बात की जांच कर रही है कि ये ड्रोन्स कहां से लॉन्च किए गए थे। लेकिन इस खबर के पीछे छिपा है सबसे बड़ा खतरा। क्या आप जानते हैं? खतरा ये है कि अगर पेंटागन की जांच में साबित हो गया कि इस हमले के तार सीधे तौर पर किसी बड़े देश या संगठन से जुड़े हैं, तो फिर अमेरिका का गुस्सा कैसा होता है ये दुनिया ने पहले भी देखा है। क्या वॉशिंगटन से कोई बड़ा जवाबी आदेश आने वाला है? क्या अगले कुछ घंटों में हमें इराक या सीरिया की बॉर्डर पर अमेरिकी फाइटर जेट्स की गर्जना सुनाई देने वाली है? स्थिति बहुत नाजुक है और इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। जैसे ही कोई आधिकारिक बयान या पुख्ता जानकारी आएगी, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। आज सुबह ईरान ने इजराइल पे लगातार हमले किए और इतनी सारी मिसाइलें बरसाई कि उनके काफ़ी सारे शहर अभी जल चुके हैं। और वहाँ से जो विजुअल्स आ रहे हैं उसे देखकर समझ में आएगा कि किस लेवल की तबाही आज ईरान ने इजराइल के अंदर मचाई है। अब ये सब हो क्यों रहा है? जहाँ ट्रंप बोल रहे थे कि ईरान यूएस वॉर अब ख़त्म होने वाला है, अचानक से ये वॉर इतना भड़का क्यों? आखिर वीकेंड पे ऐसा क्या हो गया कि सारा मामला बिगड़ गया? बाब अल मंदेब के साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सब कुछ बंद हो चुका है, फिर से शेयर मार्केट गिरता जा रहा है और ईरान यूएस वॉर अब ईरान इजराइल वॉर में तब्दील हो चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है नागेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं वन इंडिया। जो सबसे बड़ी खबरें हैं, जो सबसे बड़ी अपडेट्स हैं, वो आपको सबसे पहले बताते हैं। तड़के आज ईरान ने अपना ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 5 शुरू किया है और इसमें उन्होंने लगातार इजराइल के ऊपर ढेर सारे बॉम्ब्स गिराए हैं, यानी कि मिसाइलें गिराई हैं। उसी के साथ साथ उन्होंने सऊदी अरेबिया के ऊपर भी मिसाइलें दागी हैं। सऊदी अरेबिया में हड़कंप मचा हुआ है। कुवैत, बहरीन और बाकी के जो जगह हैं वहाँ आपको पता है कि लगातार अटैक्स हुए हैं। कतार ही एक ऐसी बड़ी कंट्री है या एक ऐसी कंट्री है जो यूएस के साथ है, वहाँ पे सबसे बड़े बड़े यूएस बेसेस हैं, वहाँ पर इस बार हमला नहीं हुआ है। अब ऐसा हो क्यों रहा है? पूरा मामला बिगड़ा कैसे? आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप हर दिन बोलते आते हैं कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। एक दो ही ऐसे विवाद हैं जिन पे उनकी सुलह नहीं हो पा रही, जैसे कि यूरेनियम। अब इन सब के बीच ट्रंप ने बोला था कि उन्होंने नेतन्याहू को कॉल किया, उन्होंने बोला कि सीज फायर होना चाहिए, लेकिन उसी बयान को ट्रंप फिर से बोलते हैं कि मैं तो मजाक कर रहा था, इट वॉज सार्कास्टिक, कि आप हिजबुल्लाह पे अटैक नहीं करेंगे या लेबनान पे अटैक नहीं करेंगे, ऐसा मैंने नेतन्याहू को बोला था। वो मजाक में बोला था। नेतन्याहू को पूरा हक है स्ट्राइक्स करने का, और कोई बेवकूफ़ी होगा जो हिजबुल्लाह पे अटैक नहीं करेगा या लेबनान पे अटैक नहीं करेगा अगर आप इजरायली हैं तो। अब ये सब बोलने के बाद बहुत ज़्यादा अटैक्स जो हैं वो हिजबुल्लाह के ऊपर लेबनान में शुरू किया नेतन्याहू ने। इसी बीच हिजबुल्लाह ने भी बदला लेना शुरू किया। उन्होंने ढेर सारे स्ट्राइक्स किए और ऐसी जगहों पे स्ट्राइक्स किए जहां पे इजरायलीज बसे हुए हैं, वेस्ट बैंक में या गाजा का जो बॉर्डर है उसके अराउंड जो जगह है उधर इजरायलीज बसे हुए हैं, वहां पे भी अटैक्स हुए। होता क्या है कि जब अटैक करता है हिजबुल्लाह तो वो FPV ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट पर्सन व्यू वाले ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपको दिखेंगे कि ढेरों जो इजरायली सैनिक है वो भाग रहे हैं और जो हिजबुल्लाह के ड्रोन्स हैं वो उनका पीछा करते हैं और फिर उनको मार डालते हैं। ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह जो है इजराइल के सैनिकों को नहीं मार रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो वॉर रुकनी चाहिए थी वो और गर्मा जाती है और ईरान ने इजराइल को बोला कि आप ये अटैक्स रोकिए, क्योंकि हम संधि की बातें कर रहे हैं, सीज फायर की बातें कर रहे हैं, लेकिन इजराइल नहीं मानता है और हिजबुल्लाह पे लगातार स्ट्राइक्स करता जाता है। इन्हीं सब बातों से परेशान होके पूरे हिस्ट्री में पहली बार
ईरान ये बोलता है कि ये जो स्ट्राइक है हिजबुल्लाह के ऊपर लेबनान में, इसको हम ईरान के ऊपर स्ट्राइक मानेंगे और ईरान लगातार फिर मिसाइलें दागना शुरू कर देता है। अब ईरान ने फिर से जब मिसाइलें दागना शुरू की, इजराइल ने अपने जेट्स ईरान की तरफ भेजे, ईरान के अंदर तबाही मचाई। आपको वीडियोस में नजर आएगा, इजराइल बोलता है कि वो ऐसी जगहों पर स्ट्राइक कर रहे हैं जहां पे IRGC के या ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर से IRGC पे अटैक के या उनके जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो एनर्जी साइट्स हैं, उस पे अटैक के IDF वीडियोस भी रिलीज करता है। इसी बीच एक खबर आती है कि IRGC के एक बड़े मेंबर को इजराइल ने मार डाला। ये खबर आते ही ईरान बहुत ही ताकत से अपनी बड़ी मिसाइलों का इस्तेमाल करना शुरू करता है और जो नज़ारे हमने देखे थे 28 तारीख को अटैक होने के बाद, वैसे नज़ारे इजराइल के अंदर फिर से देखने को मिलते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं, इजराइल बहुत ही कंजस्टेड जगह है, काफ़ी सारे जो उनके बड़े शहर हैं, जब हम नाम लेते हैं हाइफा की और जब हम नाम लेते हैं टेल अवीव की, तो ये शहर ऐसे हैं जहां पॉपुलेशन बहुत डेंस है। अटैक्स तो हुए हैं लेकिन अभी तक इजराइल की तरफ से मरने वालों की संख्या को लेकर के या इजरायली सैनिकों की संख्या को लेकर के कोई अभी तक जवाब नहीं आया है। उन्होंने कोई नंबर्स नहीं दिए हैं। आपको पता ही होगा कि यूएस भी कभी नंबर्स नहीं बता रहा होता है जब भी उनके सैनिक मारे जाते हैं। इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप जागते हैं और वो फिर से एक बात बोलते हैं कि मुझे पीस चाहिए, इजराइल तुम सुनो, नेतन्याहू तुम सुनो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो अपील करते हैं वो अब मोर ऑफ अ प्लीडिंग, एक रिक्वेस्ट अब नजर आती है कि आप प्लीड कर रहे हैं ईरान से कि आप प्लीज ये वॉर रोक दो, प्लीज आप इजराइल पे अटैक नहीं करिए। इसका रीजन ये है कि इजराइल को बचाने के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप अपने यूएस, अपने देश का पैसा खर्च कर रहे हैं, यूएस का डॉलर्स लगा रहे हैं ताकि इजराइल सेफ रह सके। उनके पैट्रियट मिसाइल्स हैं, काफी सारे सिस्टम्स हैं, सब कुछ इजराइल इस्तेमाल कर रहा है और इन सब में यूएस बहुत सारा पैसा खर्च कर रहा है। अब देखिए ईरान क्या करता है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह अनाउंसमेंट किया, ईरान ने बोला कि अभी के लिए तो हम इस स्ट्राइक को रोक रहे हैं, इसको ठहरा रहे हैं, लेकिन हमने एक पेनफुल ब्लो इजराइल के ऊपर किया है। अगर इजराइल अभी भी इससे सबक नहीं लेता है और वो अगर फिर भी हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक करता है, लेबनान के ऊपर अटैक करता है या ईरान के ऊपर अटैक करता है, तो हम इससे भी हार्शर अटैक करेंगे जिसमें बहुत सारी जानें जाएंगी और इसका जो परिणाम है वो बहुत बुरा होगा और इजराइल को हम पनिश करेंगे, ये IRGC ने बोला है। अब हम आपको बता देते हैं कि अटैक्स कहां पर हुए हैं। पिछले 3 दिनों में या 4 दिनों में अगर हम बात करें कि ईरान ने किन किन देशों को धोया है, किन पर अटैक्स किए हैं, तो उसमें सबसे पहला नाम सऊदी अरेबिया का, जहां आज अटैक हुआ। इजराइल आपको पता चल ही गया है। इसके अलावा कुवैत और बहरीन, ये जो देश हैं, यहां पर भी ईरान ने बहुत सारे अटैक्स किए हैं, बहुत सारी मिसाइलें दागी हैं और वहां पर से वीडियोस बहुत सारे आए हैं जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि ये सारी जगह अभी जल रही हैं। रीजन यही है कि हर जगह पर यूएस के बेसेस हैं और ईरान ने अब कहा है कि अब हम अपनी अगली स्ट्राइक्स सारे एनर्जी साइट्स पे करेंगे और इतनी बड़ी संख्या में करेंगे कि तबाही को कोई रोक नहीं पाएगा। तो हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। ट्रंप ने तो रिक्वेस्ट की है कि आप अब इस वॉर को रोकिए और संधि करिए, लेकिन ट्रंप के बातों का अब कोई मतलब नहीं रह गया। वो हर दिन एक नई बात बोलते हैं, सुबह उठते ही उनके पूरे स्टेटमेंट्स बदल जाते हैं। जब भारत में शाम होती है, वहाँ सुबह होती है, तो उसके बाद ही शाम को भारत में स्टेटमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। आज भी स्टेटमेंट्स आए। अब देखते हैं कि ईरान कितना संयम दिखाता है, इजराइल कितना संयम दिखाता है। लेकिन भारतीयों के लिए बड़ी खबर इन सब युद्ध में से ये है कि इंडिया ने एक एडवाइजरी जारी की कि जो भी लोग मिडिल ईस्ट में, खासकर सऊदी अरेबिया में और बाकी के जगहों पे हैं, वो लोगों के लिए इमरजेंसी का नोटिस जारी किया कि आपको देश छोड़ देना चाहिए। अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि जो वॉर खत्म होता हुआ नजर आ रहा था वो और भी विशालकाय होता जा रहा है। बाब अल मंदेब एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह एक रास्ता है जिसका इस्तेमाल गैस लाने के लिए भारत भी करता है और कच्चे तेल लाने के लिए भारत इसका इस्तेमाल करता है। वो सारे रास्ते फिर से ईरान ने बंद कर दिए हैं इजरायली अटैक्स के बाद। अब उन रास्तों से फिर से तेल आना बंद हो चुका है। अब भारत के लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं क्योंकि जो वॉर खत्म होता हुआ नजर आ रहा था वो फिर से शुरू हो चुका है। आप लगातार देख रहे हैं
कि कैसे एलपीजी के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। आज ही आपको बता दें कि एलपीजी जो आप यूज कर रहे हैं, घरेलू सिलेंडर, वो भी अब 1000 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। पेट्रोल डीजल 100 के ऊपर पहुंच चुका है। लेकिन ये भी अभी बस शुरुआत है, आगे आगे देखते जाइए अभी होता है क्या, कैसे प्राइसेस ऊपर जाते हैं और हमारी आत्मनिर्भरता कितनी आत्मनिर्भर है वो भी हमें देखने को और भारतीयों को एक सबक जरूर मिलेगा। देखते रहिए वन इंडिया। मेरा नाम है नागेंद्र सिंह। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.